ये सब हम इसके अंदर सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर कि वोल्टेज होता क्या है, कहाँ कहाँ से मिलता है, कितने टाइप का होता है। और फिर इसके अंदर पूरा फर्स्ट चैप्टर वाली कहानी स्टार्ट हो जाएंगी रीमैप। कौन कौन सी? कि एक्सल साइड पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे वोल्टेज के लिए, ब्रॉड साइड पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे वोल्टेज के लिए। सब पूरा सेम टू सेम फर्स्ट चैप्टर की कॉपी चलेगी। तभी हम बोल रहे थे फर्स्ट चैप्टर को अच्छे देख लो, है ना, क्योंकि सेकंड जुड़ा हुआ है और थर्ड भी जुड़ा हुआ है, पूरी फिजिक्स एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब इसके बाद नंबर आता है कैपेसिटेंस, दूसरा टॉपिक। कैपेसिटेंस क्या होता है? तो अब हम बात करेंगे कैपेसिटेंस के बारे में। तो कैपेसिटेंस जो वर्ड बना हुआ है वो हकीकत में कैपेसिटी वर्ड से बना हुआ है। और कैपेसिटी का मीन्स तो आप सब लोग जानते हैं। कैपेसिटी का मीन्स होता है क्षमता, है ना, कैपेसिटी। लेकिन यहाँ पर हम किसकी कैपेसिटी देखेंगे? यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी इलेक्ट्रिसिटी को झेल सकता है, उसकी झेलने की कैपेसिटी कितनी है, इसे हम देखेंगे यहाँ पर, और इसे हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। दूसरी बात कि ये जो कैपेसिटी किसी ऑब्जेक्ट की है इलेक्ट्रिसिटी को झेलने की, अगर उस कैपेसिटी को हमें चेंज करना हो, कभी कम करना हो, कभी ज्यादा करना हो, तो कैसे कर सकते हैं? और कैपेसिटी कम या ज्यादा करने से, चेंज करने से उस ऑब्जेक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसके बारे में हम इसी चैप्टर में सीखेंगे। कैपेसिटेंस, ये इस प्रॉपर्टी को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। और इसका एक एग्जांपल हम आप लोगों को बता देते हैं, जैसे कि फैन। फैन होता है, फैन चल रहा है, अगर आप फैन से कंडेंसर को निकाल दो, कंडेंसर तो सब लोग जानते हैं, अगर आप फैन से कंडेंसर को निकाल दो और फिर कहो कि फैन चल रहा है, तो फैन कैसे चलेगा बिना कंडेंसर के? बहुत स्लो चलेगा, धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि अब उस कंडेंसर की कैपेसिटी बहुत कम बची हुई है। और जैसे ही उस फैन में हम कंडेंसर को फिर से लगा दे दोबारा से, तो फैन स्पीड में चलने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब उस फैन को कैपेसिटी मिल गई है, ज्यादा कैपेसिटी मिल गई है, और ज्यादा कैपेसिटी मिल गई है तो अब वो ज्यादा वर्क कर रहा है। उस फैन की कैपेसिटी किसने इंक्रीज की? कंडेंसर ने। कंडेंसर ने उस फैन की कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया, इसलिए वो फैन ज्यादा वर्क करने लगा, तेज चलने लगा, ज्यादा हवा देने लगा। लेकिन कंडेंसर ने उस फैन की कैपेसिटी में चेंजिंग किया है, इसलिए कंडेंसर को क्या बोलेंगे? कंडेंसर को बोलेंगे कैपेसिटर। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिशियन लैंग्वेज में, हम कंडेंसर को कैपेसिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंसर को हम कैपेसिटर बोलते हैं। आप दुकानदार के पास जाएंगे, अगर आप कैपेसिटर जाके बोल देंगे, अगर वो समझदार होगा तो बिल्कुल आपको कंडेंसर निकाल के दे देगा, उस पर लिखा भी रहता है, आप देख लो। कंडेंसर को कैपेसिटर बोलते हैं। और कोई कंडेंसर किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, किसी भी डिवाइस की कैपेसिटी को कितना इंक्रीज कर पा रहा है, जितना वो कंडेंसर किसी की कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकता है, उस वैल्यू को, उस उसकी प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे कैपेसिटेंस। क्या बोलेंगे? कैपेसिटेंस। जितनी कैपेसिटी इंक्रीज कर सकता है उसे हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि जो सेकंड वाला पार्ट है इसका, जो कैपेसिटेंस के नाम से हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये सेकंड पार्ट, ये पूरा की पूरा सेकंड पार्ट के अंदर सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कैपेसिटी होती क्या है, उसका पूरा मीन समझेंगे, और फिर स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर कंडेंसर। जैसे आप लोग अपनी लैंग्वेज में कंडेंसर बोलते हैं, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में उसे क्या बोलते हैं? कैपेसिटर, क्योंकि वो कैपेसिटी को चेंज करता है इसलिए। तो फिर इसके अंदर स्टार्ट हो जाएगा कंडेंसर यानी कि कैपेसिटर। और कैपेसिटर के बारे में हम सीखेंगे कि कैपेसिटर होता क्या है, वर्क कैसे करता है कैपेसिटर, कैपेसिटर किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है या करता है, और इसके बाद कैपेसिटर कितने टाइप का होता है। ये पूरा हम कैपेसिटेंस वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म होगा। समझ गए? तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे, वोल्टेज के टाइप पढ़ेंगे, और उसके बाद वोल्टेज की अलग अलग उसकी कंडीशंस पढ़ेंगे, अलग अलग पोजीशन में वोल्टेज को फाइंड आउट करेंगे, और फिर कैपेसिटेंस के पार्ट में हम पूरा कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे।
तो ये दोनों टॉपिक आपके इस चैप्टर में है, सेकंड चैप्टर में। सबसे पहले अब हम आ जाते हैं इसके फर्स्ट वाले टॉपिक पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यानी सबसे पहले कि पोटेंशियल होता क्या है, पहले हम ये देखें पोटेंशियल क्या होता है, और फिर हम सीखेंगे कि पोटेंशियल कितने टाइप का होता है ना। तो आप ध्यान से देखें सबसे पहले पोटेंशियल के बारे में। आप जानते हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट चैप्टर की जरूरत तो पड़ेगी, बिल्कुल सही बात है, जो बेसिक लगेगा वो तो फर्स्ट चैप्टर का ही लगेगा। आप जानते हैं कि यहाँ ये कोई चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है, और इस चार्ज के चारों साइड क्या बनेगा इस चार्ज का, तो इस चार्ज का बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कोई चार्ज कहीं पर प्रेजेंट किया जाता है तो उस चार्ज के एक अराउंड में, एक सर्किल में पूरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। और एक ऐसा फील्ड होता है, ये एक ऐसा फील्ड होता है कि इस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाएगा तो ये वाला चार्ज उस आने वाले दूसरे चार्ज को अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव कर पाएगा। जैसे मान लो इस फील्ड में हम कोई दूसरा पॉजिटिव ही चार्ज ले आए, तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को रिपल्सिव करके दूर भगा देगा। या नेगेटिव चार्ज ले आए तो ये वाला चार्ज इसे अट्रैक्टिव करके पास बुला लेगा। लेकिन केवल इतने फील्ड के अंदर, अगर इस फील्ड से बाहर हम किसी चार्ज को लेकर के आते हैं, चाहे पॉजिटिव लाए या नेगेटिव, तो ये चार्ज ना उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा ना रिपल्सन, ना उस पर अट्रैक्शन कर सकता है ना रिपल्सन। क्यों? क्योंकि वो चार्ज इसकी फील्ड की बाउंड्री लाइन से बाहर है। तो कोई चार्ज अपने आसपास, अपने एरिया में, जितने एरिया में अदर चार्ज को अट्रैक्टिव या रिपल्सिव कर सकता है, उतने एरिया को, उतने फील्ड को हम उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और ये आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पहले ही सीख चुके हैं। अब क्या होगा, अब होगा ये कि हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से, कितनी डिस्टेंस से, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है बहुत ज्यादा दूर, अनलिमिटेड डिस्टेंस, है ना, जिसकी कोई वैल्यू फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट। हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी अदर चार्ज को लेकर के आते हैं, और वो अदर चार्ज है मान लो आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जैसे हम प्लस क्यू से बताते हैं। ये तो अब आप लोग समझने लगे ना, फर्स्ट चैप्टर में हमने सिखाया है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट का मतलब होता है वन, पॉजिटिव मतलब प्लस, और चार्ज मतलब क्यू। प्लस वन क्यू लिखो या प्लस क्यू लिखो, बात एक ही है। इसे हम बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो सपोज दैट आपका कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां पर रखा हुआ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है। इस चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम यहां से लेकर के आए, कौन लेकर के आएगा, हम कैसे, किसी सर्किट के थ्रू, किसी वायर के थ्रू। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इसे ऐसे लेकर के आए, और कहां तक लेकर के आना है इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ये जो दूसरा चार्ज है, इस चार्ज की ये जो फील्ड बन रही है, इस फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट तक लेकर के आना है, किसी भी पॉइंट तक। चाहे आप चार्ज को यहां तक लेकर के आए, चाहे यहां तक, पूरी फील्ड के अंदर कहीं भी किसी भी पॉइंट तक लेकर के आए, चाहे मान लो यहां तक, कहीं तक भी लेकर के आए। तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर आप इनफाइनाइट से लेकर के आते हैं और इस चार्ज की फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट तक लेकर के आते हैं, उस पॉइंट तक लाने में आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क आपको करना पड़ेगा, है ना। ये आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, आप किसी सर्किट के थ्रू यानी कि वायर के द्वारा आप इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ऐसे लेकर के आए, ऐसे लेकर के आए अंदर, और मान लो यहां तक लाए। तो इस पॉइंट तक लाने में आपको इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में कुछ तो वर्क डन करना पड़ा होगा। और जितना वर्क डन आप करेंगे, वर्क डन मतलब कि डब्लू, जितना वर्क आप करेंगे वो वर्क ही इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। जितना वर्क आप यहां तक चार्ज को लाने में कर रहे हैं, वो वर्क, यहां तक का जो वर्क डन किया गया है डब्लू, वो वर्क ही क्या होगा, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब कि वी होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं, वी से। क्यों? क्योंकि इसको हम अपनी लैंग्वेज में वोल्टेज बोलते हैं, इसकी ऐसा यूनिट वोल्ट होती है। वोल्टा ने इस पर रिसर्च किया था, इसलिए हम इसे वी से डिनोट करते हैं।
तो जब किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फानाइट से किसी दूसरे चार्ज के फील्ड के अंदर हम किसी पॉइंट तक लेकर के आते हैं, तो उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन किया जाता है वो वर्क डन ही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब कि V के इक्वल होता है। यानी वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। लेकिन ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको लाने में किया गया है? तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज को लाने, वो ये वर्क किसको लाने में किया गया है? चार्ज को लाने में किया गया है। उस चार्ज की वजह से आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बना है। तो वो चार्ज आ जाएगा नीचे। वर्क डन किसके ऊपर किया गया है? चार्ज के ऊपर वर्क डन किया गया है, तो चार्ज नीचे आएगा। समझ गए? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सॉरी, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। कैसे बना? तो इसकी डेफिनेशन साफ साफ कहती है कि आप इन्फानाइट से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर के आते हैं और किसी दूसरे चार्ज की फील्ड के अंदर लेकर के आते हैं। यहां तक लाने में आप जितना वर्क डन कर रहे हैं वो वर्क डन ही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V। या तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू या डब्ल्यू इज इक्वल टू V, बात तो एक ही है। तो पहले हमने वो गलती से लिख दिया था W इज इक्वल टू V, अब हमने लिख दिया V इज इक्वल टू W, लेकिन बात एक ही है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इन्फानाइट से किसी दूसरे चार्ज की फील्ड के अंदर तक लाने में जितना वर्क डन करते हैं वो वर्क डन आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। जितना वर्क डन उतना आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उस वर्क डन को ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। लेकिन ये वर्क डन किसको लाने में किया गया है? चार्ज को लाने में। तो चार्ज कहाँ जाएगा? नीचे। तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V का फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ा कुछ आगे समझते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखना, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्वेश्चन लिखना बेटा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आंसर में लिखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट electric potential at a point inside the electric field, inside the electric field is numerically equal, inside the electric field is numerically equal, is numerically equal to the amount of work done, to the amount of work done to the amount of work done in bringing, in bringing a unit positive charge, in bringing a unit positive charge, in bringing a unit positive charge from infinite to that point, from infinite to that point, from infinite to that point, full stop। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखना बेटा, it is denoted by, it is denoted by capital V, it is denoted by capital V, फुल स्टॉप। दूसरी लाइन से लिखना, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए
स्केलर क्वांटिटी। याद रखना, जब भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कभी बनाते हैं या लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो उसका जो सिंबल यूज किया जाता है वो हमेशा कैपिटल वी यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल फिजिक्स में। आप कभी ये गलती नहीं कर देना कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना चाह रहे हैं और आपने उसका सिंबल ऐसे बना दिया स्मॉल वी, तो समझ लेना अगर कोई समझदार व्यक्ति है तो आपके नंबर काट सकता है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में स्मॉल वी से वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वेलोसिटी को, जो 11th क्लास में पढ़ाई जाती है वेलोसिटी। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल वी से। तो आप याद रखें, कभी गलती से भी स्मॉल वी ना बनाए, इसमें हमेशा क्या बनाए? कैपिटल वी, है ना। तो अपन ने लिख लिया इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल वी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब दूसरी लाइन से पैराग्राफ चेंज करके अब लिखना इफ द वर्क डन in bringing a charge, if the work done in bringing a charge plus q, if the work done in bringing a charge plus q, कितना लिखा है? प्लस q, from infinity to a point, from infinity to a point in an electric field, from infinity to a point in an electric field is W, from infinity to a point in an electric field is W, full stop. Then the electrostatic potential at that point, B, है ना। Then the electrostatic potential at that point B क्या हो जाएगा? V is equal to W upon Q। फॉर्मूला लिखो, V is equal to W upon Q। ब्रैकेट में बंद करना फॉर्मूले को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है, हमने क्या लिखा कि अगर हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तक लाने में, सपोज दैट डब्ल्यू वर्क कर रहा है यहाँ तक लाने में, तो यहाँ तक लाने में अगर डब्ल्यू वर्क किया जा रहा है तो यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ये हमने देख लिया, उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला भी हमने सीख लिया। अब हम बात करते हैं कि इसकी SI यूनिट क्या होगी। तो वैसे तो आप लोगों को पता है कि इस पर रिसर्च किसने किया था? वोल्टा नाम के साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया था, और इसलिए अपने नाम पर इसकी SI यूनिट उसने वोल्ट रख दी थी। और उस वोल्ट होने की वजह से ही आज हम लोग अपनी लैंग्वेज में, इंडियन कल्चर में इसको वोल्टेज बोलते हैं। लेकिन हकीकत में इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। देखा होगा कितने वोल्ट का बल्ब है, कितने वोल्ट की LED है ना। एक सेकेंड, तो हम लोग वोल्ट यूज करते हैं, लेकिन हम बोलते हैं इसको वोल्टेज है। इसकी लेकिन दूसरी SI यूनिट भी होती है, ये वाली तो इसके साइंटिस्ट के नाम पर रखी गई है वोल्ट, लेकिन अगर फिजिक्स के नजरिए से इसकी SI यूनिट बनाई जाए तो इसकी सही SI यूनिट क्या होगी? क्योंकि हमें दोनों यूनिट सीखना है।
बोर्ड एग्जाम में कई बार वोल्ट आती ही नहीं है ऑप्शन में, 4 ऑब्जेक्टिव दिए और वोल्ट कहीं नहीं लिखा है, और आपने एक ही सीखी है वोल्ट। अब आप सोचें जो सीखी है वो तो इसमें है ही नहीं है, और लास्ट में एक ऑप्शन भी दिया नन ऑफ दीज, तो फिर आपके 100% चांस बनते हैं कि आप नन ऑफ दीज लगाएंगे, क्योंकि जो सीखा है वो उसमें है नहीं ऑप्शन में, तो क्या लगाएंगे, नन ऑफ दीज। तो इसकी देखो, इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, जो कि अभी हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सीखा है। इसकी एसआई यूनिट वैसे तो होती है वोल्ट, इसके साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, तो हमने आपको बताया है किसी की भी एसआई यूनिट उसके फॉर्मूले से बनती है। जैसे इसका फॉर्मूला क्या है, अगर हम इसको सही से देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसे हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला है W अपॉन Q। अब इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी और कैसे बनेगी, तो अपन इसकी एसआई यूनिट कैसे बनाएंगे, इसके फॉर्मूले से। W क्या है, वर्क, और वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, ये 11th क्लास में सिखाया जाता है, आपने सीखा होगा या सुना होगा। वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल। वर्क और एनर्जी दोनों की एसआई यूनिट सेम होती है, और दोनों की एसआई यूनिट होती है जूल। जूल, वर्क के सामने हमने वर्क की एसआई यूनिट लिख दी। क्यू क्या है, क्यू है आपका चार्ज, और चार्ज की एसआई यूनिट सब बच्चे जानते हैं, फर्स्ट चैप्टर में खूब सीखे हैं चार्ज की एसआई यूनिट। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल, चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलाम। तो पूरा कंप्लीट क्या बन जाएगा आपका, पूरा कंप्लीट बन जाएगा जूल अपॉन कूलाम, या फिर जूल पर कूलाम, जिसको हम अगर साइंटिस्ट के नेम पर इसकी यूनिट पढ़ें तो वोल्ट होती है, लेकिन अगर फिजिक्स के नजरिए से सही से इसकी यूनिट बना के देखें तो जूल पर कूलाम होती है। तो आपको दोनों यूनिट पता होना चाहिए, इसकी ये वाली यूनिट भी जूल पर कूलाम भी जो इसके फॉर्मूले से बनती है, और वोल्ट भी, है ना। तो लिखें, इसकी नीचे की लाइन से लिखना, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, और जूल पर कूलाम, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट और जूल पर कूलाम, और जूल पर कूलाम। लिख लिया। अब हम देखेंगे इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी। ऐसा यूनिट तो हमने देख ली, एक तो वोल्ट और दूसरी जूल पर कूलाम। अब हम देखेंगे कि इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी, किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो आपको पता है कि ऐसा यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, अभी हमने आपको लिखवाई है, जिसकी ऐसा मेन ऐसा यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। ठीक है। अब इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी, तो अब हम बात करेंगे इसकी सीजीएस यूनिट की। सीजीएस यूनिट क्या होगी, तो आपको पता है कि चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती थी, चार्ज की ऐसा यूनिट होती थी कूलाम। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती थी, कूलाम। और सीजीएस यूनिट चार्ज की क्या लिखवाई है हमने आपको, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज वो हमने आपको लिखवाई है स्टेट कूलाम। क्या लिखवाई है, स्टेट कूलाम। तो ऐसी जब इसकी ऐसा यूनिट वोल्ट है तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, स्टेट वोल्ट। ये बड़ा सुविधा रहती है 12th क्लास में सीजीएस यूनिट के मामले में, कि कुछ ज्यादातर फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती हैं कि जिनमें जब हमें उनकी ऐसा यूनिट लिखना होती है तो केवल स्टेट वर्ड लग जाता है। जैसे चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, सीजीएस स्टेट कूलाम। वोल्ट की ऐसा यूनिट वो, हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट वोल्ट होती है, सीजीएस स्टेट वोल्ट हो जाएगी।
और इसी तरह से हम आगे कैपेसिटी की ऐसा यूनिट पढ़ेंगे जो कि फेरेड होती है, और सीजीएस स्टेट फेरेड हो जाएगी। तो बस स्टेट वर्ड लग जाता है ना। तो आप लोग लिखे नीचे की लाइन से, सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, CGS unit of electric potential is state volt. CGS unit of electric potential is state volt. देख लिया, ये लिखा हुआ है स्टेट वोल्ट ही लिखा हुआ है। CGS unit of electric potential is state volt. अब बात आती है बोर्ड एग्जाम की। बोर्ड एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में कई बार पूछा गया है कि 1 वोल्ट कितने स्टेट वोल्ट के इक्वल होता है ना। 1 वोल्ट इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स स्टेट वोल्ट। कई बार पूछा गया है रिपीट कर करके। बेटा मीटिंग का टाइम चल रहा है, अगर मीटिंग एंड हो जाए तो आप लोग फिर से रिज्वाइन कर लेना। ये नहीं सोचना कि क्लास ऑफ हो गई, क्लास आप लोगों की लगभग 6:15 बजे तक चलेगी, है ना। तो फिर से रिज्वाइन कर लेना मीटिंग एंड होने के बाद। तो यहाँ हम देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार रिपीट करके पूछा गया है कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स स्टेट वोल्ट। 1 वोल्ट कितने स्टेट वोल्ट के इक्वल होता है, ये पूछा जाता है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, इसकी वैल्यू, दो ऑप्शन है, या तो हम इसकी वैल्यू को सीख लें अच्छे तरीके से कि इसकी वैल्यू कैसे बनाई जाती है, और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि हम इसकी वैल्यू को याद कर लें। याद करने के लिए तो वैसे इसकी वैल्यू होती है 1/300 स्टेट वोल्ट। 1 वोल्ट कितने स्टेट वोल्ट के इक्वल होता है, 1/300 स्टेट वोल्ट के इक्वल होता है। लेकिन ये आता कैसे है 1/300 स्टेट वोल्ट, ये 1/300 आया कैसे, इसकी वैल्यू को बनाना सीखना। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। अभी हमने बताया था V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसको लिखें तो V मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W मतलब वर्क, और चार्ज मतलब क्यू। इसका फॉर्मूला होता है। अब इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट। ध्यान से समझना क्योंकि आप लोग पहली बार सीख रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नीचे उसकी ऐसा यूनिट लिख ली, वोल्ट। और अब आप जानते हैं कि ये वर्क अपॉन चार्ज है, तो जब LHS में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट वोल्ट लिखी है, तो RHS में भी हम इसकी ऐसा यूनिट लिखेंगे। तो वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल, सही बात है। और चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलाम, ठीक है। अब बात आती है कि 1 वोल्ट के लिए चाहिए हमें, तो हमने 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम हो गया। लेकिन हमें चाहिए क्या, 1 वोल्ट कितने स्टेट वोल्ट के इक्वल होता है। यानी इस साइड तो हमें ऐसा यूनिट ही रखना है वोल्ट, और इस साइड वाली यूनिट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस यूनिट में, क्योंकि स्टेट वोल्ट क्या है, सीजीएस यूनिट है। तो इसे हमें सीजीएस यूनिट में लिखना है। और सीजीएस यूनिट में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल को सीजीएस में क्या लिखेंगे, वर्क की ऐसा यूनिट होती है जूल, और वर्क की सीजीएस यूनिट होती है अर्ग। क्या होती है, अर्ग। और ये 11th क्लास में सिखाया जाता है कि जो वर्क की ऐसा यूनिट है जूल, वो उसकी कितनी सीजीएस यूनिट के बराबर होती है, तो वो 10⁻7 अर्ग के बराबर होती है। तो अपन यहाँ पर 1 जूल को अगर सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना चाहें तो अपन को यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 10⁻7 अर्ग लिखना पड़ेगा। वर्क की सीजीएस यूनिट होती है अर्ग, तो अर्ग तो हम लिखेंगे, लेकिन वो कितने के इक्वल होती है, 10⁻7। और कूलाम के बारे में तो आप पहले से जानते ही हैं कि 1 कूलाम किसके इक्वल होता है, हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में लिखवा भी दिया है, फेयर में लिखा भी है। 1 कूलाम किसके इक्वल होता है, तो 1 कूलाम होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम के इक्वल। सबको पता है। तो यहाँ हम लिखेंगे कूलाम की जगह 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम।
सही है, कूलाम। अब क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखना। अब होगा ये कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू, ये 10⁻⁷ अर्ग तो पहले से लिखा हुआ है ऊपर, है ना, अर्ग। और नीचे क्या लिखा है, 3 × 10⁹ लिखा है। ध्यान से देखना, हम इसको 300 बना लेते हैं। कैसे, ये 10⁻9 के पास 9 जीरो है, इस वजह से हमने कितने जीरो ले ली, 2 जीरो ले ली। और अब क्या बचेगा, ये 10⁻7 बचेगा, क्या वो पहले पावर 9 थी, 2 जीरो हमने 3 को दे दी और ये 300 बन गया। तो अभी कितना बचेगा, 10⁻7 बचेगा। और इधर क्या लिखेंगे, स्टेट कूलाम। अब क्या होगा, 10⁻7 से 10⁻7 कट जाएगा, उसको बनाई हमने इसलिए था जिससे वो कट सके। अब क्या बचेगा, ध्यान से देखना, एक सेकेंड। तो अब आप देखेंगे इसमें ऊपर 10⁻7 कट चुका है, तो ऊपर क्या बचेगा, 1 वोल्ट इज इक्वल टू, ऊपर कुछ नहीं तो 1, और नीचे क्या बचेगा, 300, और अर्ग अपॉन स्टेट कूलाम। ये क्या है, सीजीएस यूनिट है, किसकी, वर्क की और चार्ज की। और ये वर्क की और चार्ज की सीजीएस यूनिट है, तो इनको हम क्या लिखेंगे, इनको हम लिखेंगे स्टेट कूलाम। क्या लिखेंगे, स्टेट कूलाम। तब आपका होगा 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट, सॉरी स्टेट वोल्ट। अब इसको हमने कैसे लिख दिया है वो भी हम आपको बताते हैं, एक सेकंड रुकना। वैसे तो समझदार बच्चे समझ ही गए होंगे, नहीं समझे तो अभी हम बताते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर, 10⁻7 से 10⁻7 कट गया, 1/300 बचा, हमने 1/300 लिख लिया। अर्ग अपॉन स्टेट कूलाम को हमने क्या लिखा, स्टेट वोल्ट। क्यों, क्योंकि अर्ग अपॉन स्टेट कूलाम क्या है, सीजीएस यूनिट है, किसकी, वोल्ट की। अगर हम उसे फॉर्मूले के नजरिए से देखें तो ये सीजीएस यूनिट है वोल्ट की, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टेट वोल्ट। तो अर्ग अपॉन स्टेट कूलाम आपका स्टेट वोल्ट के इक्वल होता है, इसलिए अर्ग अपॉन स्टेट कूलाम की जगह कौन आ गया, स्टेट वोल्ट आ गया। 1/300 जो बचा वो तो वैसा की वैसा लिखा है, लेकिन अर्ग अपॉन स्टेट कूलाम की जगह कौन आ गया, स्टेट वोल्ट आ गया। कैसे आ गया, हो सकता है कि कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे हो कि अर्ग अपॉन स्टेट कूलाम स्टेट वोल्ट के इक्वल कैसे होता है, तो उनके लिए थोड़ा सा हम यहाँ बता देते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। कहाँ पर, इधर ही बता देते हैं नीचे। आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W/Q, अभी बताया था हमने। और जब हमें इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर ऐसा यूनिट लिखना हो इसके फॉर्मूले से, तो हम इसकी ऐसा यूनिट लिखते हैं फॉर्मूले से, वर्क के सामने वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज के सामने चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो जो इसकी ऐसा यूनिट है वोल्ट, वो किसके इक्वल हो जाती है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जूल अपॉन कूलाम के इक्वल हो जाती है कि नहीं। कहां से बनी, फॉर्मूले से बनी, इसके फॉर्मूले से यूनिट बनी जूल अपॉन कूलाम, जो कि इसकी ऐसा यूनिट वोल्ट के इक्वल है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर हमें इसकी ऐसा यूनिट नहीं बनाना हो, हमें इसकी सीजीएस यूनिट बनाना हो, जिसको हम स्टेट वोल्ट कहते हैं, स्टेट वोल्ट बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे, तब भी इसी फॉर्मूले से बनाएंगे। कैसे, ध्यान से देखना। स्टेट वोल्ट तो वो साइंटिस्ट के नाम पर हो गई, लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी सीजीएस यूनिट कैसे बनेगी, तो आप जानेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी सीजीएस यूनिट बनेगी वर्क के सामने वर्क की सीजीएस यूनिट, और वर्क की सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्ग, आपको पता है। और Q यानी कि चार्ज, चार्ज के सामने चार्ज की सीजीएस यूनिट, और चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या होती है, ये भी आप फर्स्ट चैप्टर में सीख चुके हैं, स्टेट कूलाम। तो अर्ग अपॉन स्टेट कूलाम, अर्ग अपॉन स्टेट कूलाम किसके इक्वल हो जाएगा, स्टेट वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। जो आपकी सीजीएस यूनिट है स्टेट वोल्ट, वो अर्ग अपॉन स्टेट कूलाम के इक्वल होगी, होगी कि नहीं, तो बिल्कुल होगी,
क्योंकि स्टेट वोल्ट साइंटिस्ट के नाम पर रखी हुई यूनिट है और अर्ग अपॉन स्टेट कूलाम फॉर्मूले से बनाई हुई सीजीएस यूनिट है, जो कि बिल्कुल वैसे ही बनाई गई है जैसे जूल अपॉन कूलाम बनता है। जूल अपॉन कूलाम ऐसा यूनिट है और अर्ग अपॉन स्टेट कूलाम सीजीएस यूनिट है। तो ये फॉर्मूले से बनाई हुई सीजीएस यूनिट है। तो अर्ग अपॉन स्टेट कूलाम की जगह कौन आ जाएगा? स्टेट वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि अर्ग अपॉन स्टेट कूलाम किसके इक्वल होता है? स्टेट वोल्ट के। तो आपका 1 वोल्ट 1/300 स्टेट वोल्ट के इक्वल हो जाएगा, है ना। लेकिन उससे पहले आप लोग एक बार इसकी सीजीएस यूनिट के बारे में और डिटेल में लिख लें। ये तो आपने लिख ही लिया है कि सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्टेट वोल्ट, ये आप लोग लिख चुके हैं। अब आप नीचे की लाइन से लिखना, उसका फॉर्मूला भी लिख लें जिससे आपको दिक्कत ना हो। आप नीचे की लाइन से लिखना है, इसको पूरा डिटेल में कैसे लिखेंगे ये लिखा हुआ है। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, वोल्ट का फॉर्मूला, और फिर आप उसकी सीजीएस यूनिट बनाएंगे कैसे? तो V की जगह V की सीजीएस यूनिट स्टेट वोल्ट, W यानी वर्क, वर्क की जगह वर्क की सीजीएस यूनिट अर्ग, Q यानी कि चार्ज, चार्ज की जगह चार्ज की सीजीएस यूनिट स्टेट कूलाम। तो स्टेट वोल्ट आपका किसके इक्वल हो जाएगा? अर्ग अपॉन स्टेट कूलाम के बराबर हो जाएगा। तो आप केवल ये दोनों लाइनें नोट कर लें, 1 और 2 पहले, जिससे आपको ये पता चले कि जो वोल्ट है उसकी सीजीएस यूनिट स्टेट वोल्ट होती है और जो कि अर्ग अपॉन स्टेट कूलाम के इक्वल होती है उसके फॉर्मूले से, है ना। अब आपने ये दोनों लाइनें नोट कर ली हैं, ये दोनों, तो फिर आप नोट पॉइंट लिखें। ये दोनों लाइन नोट करने के बाद आप क्या करेंगे? नोट पॉइंट लिखेंगे। नोट पॉइंट, पहले ये लाइन लिख लें, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, फिर V मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सीजीएस यूनिट स्टेट वोल्ट, जो कि W यानी वर्क की सीजीएस यूनिट अर्ग, अपॉन Q यानी चार्ज की सीजीएस यूनिट स्टेट कूलाम के इक्वल होती है, यानी अर्ग अपॉन स्टेट कूलाम के इक्वल कौन होती है? स्टेट वोल्ट। अब आप नोट पॉइंट लिखें, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट नोट पॉइंट है, इसको आप हाईलाइट कर लेना कि 1 वोल्ट कितने स्टेट वोल्ट के इक्वल होता है। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट। लिख लिया। अब ये 1 वोल्ट 1/300 स्टेट वोल्ट के इक्वल होता तो है, लेकिन ये कैसे होता है? तो इसके लिए आप यहां से अपने फेयर में नोट करें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला मतलब कि वर्क अपॉन चार्ज। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट, तो हमने वोल्ट लिख दिया। वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल, तो हमने जूल लिख दिया। और चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलाम। और हमें क्या करना है? एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट का कंपैरिजन करना है। तो कैसे करेंगे? वोल्ट को तो वोल्ट ही रहना है, इस साइड ये जो लिखा हुआ है इसे स्टेट कूलाम में कन्वर्ट करना है, वो स्टेट वोल्ट में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? स्टेट वोल्ट में। तो कैसे करेंगे? पहले जूल को सीजीएस फॉर्म में लिख दो जो कि अर्ग होता है, कूलाम को सीजीएस फॉर्म में लिख दो जो कि स्टेट कूलाम होता है, लेकिन इनकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। 1 जूल 10⁻7 अर्ग के इक्वल होता है ना। अगर आपने 11th में वैल्यू नहीं सीखी हो तो आप यहाँ साइड से लिख लेना कि 1 जूल, नहीं तो भूल जाओगे 2 दिन बाद, 10⁻7 अर्ग के इक्वल होता है। और 1 कूलाम किसके इक्वल होता है? तो आप इसे भी ब्रैकेट में लिख लेना, ये तो लिखा है आपके पास। 1 कूलाम किसके इक्वल होता है? 3 इंटू 10⁻9 स्टेट कूलाम के इक्वल, स्टेट कूलाम के इक्वल। जिससे आपको पता रहे कि जूल ऐसा यूनिट थी वर्क की जिसे हमने सीजीएस यूनिट की फॉर्म में लिख दिया 10⁻7 अर्ग की फॉर्म में। कूलाम ऐसा यूनिट थी जिसे हमने सीजीएस यूनिट की फॉर्म में लिख दिया 3 इंटू 10⁻9 स्टेट कूलाम की फॉर्म में। फिर क्या हुआ? 10⁻9 है, इसकी 2 जीरो हमने इसे दे दी 3 को, ये हो गया 300 और यहाँ बचेगा 10⁻7। 10⁻7 से 10⁻7 कट जाएगा। अर्ग आपका ऊपर लिखा है, स्टेट कूलाम आपका नीचे लिखा है। अब इधर क्या बचेगा? तो यहाँ 1 वोल्ट चल ही रहा है इज इक्वल टू, ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे क्या बचेगा? 300 बचेगा। और ये अर्ग अपॉन स्टेट कूलाम, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? अर्ग अपॉन स्टेट कूलाम का। तो आप जानते हैं अर्ग अपॉन स्टेट कूलाम फॉर्मूला किसका होगा?
स्टेट वोल्ट का, ये हम आपको अभी सिखा चुके हैं। अर्ग अपॉन स्टेट कूलाम किसके इक्वल होता है? स्टेट वोल्ट के। तो अर्ग अपॉन स्टेट कूलाम, इस पूरे की जगह हम क्या लिख पाएंगे? स्टेट वोल्ट लिख पाएंगे। तो आपका प्रूफ हो गया कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट। अब आप लोग इसे नोट कर ले, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जल्दी से साइड से वैल्यू जरूर लिख लेना, नहीं तो आप 2 दिन बाद भूल जाओगे, फिर सोचोगे वैल्यू कैसे आ गई, है ना? जल्दी नोट करना बेटा। और अगर किसी बच्चों के कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हालांकि आपको ये ड्राइव करने को तो नहीं बोला जाएगा, डायरेक्टली वैल्यू पूछी जाएगी कि 1 वोल्ट कितने स्टेट वोल्ट के इक्वल होता है, तो सीधा सीधा जवाब 1/300 स्टेट वोल्ट के। लेकिन आप लोगों को मालूम रहे कि ये कैसे होता है इसके इक्वल, इसलिए हमने पूरा आपको कंप्लीट करके दिखा दिया है ना? हाँ, कीर्ति कहाँ चली गई थी? चलो कोई बात नहीं। अब हमें सीखना है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। पहले आप लोग नोट कर लो, फिर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सीखेंगे। नोट कर लो आराम से। कर लिया बेटा? नोट कर लिया? अब देखो, कोई रह तो नहीं गया। अब हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करते हैं कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो हमने आपको बताया था कि किसी की भी ऐसा यूनिट हो या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला हो, दोनों उसके मेन फॉर्मूले से ही बनते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मेन फॉर्मूला क्या? वर्क अपॉन चार्ज। तो चाहे हमें इसकी एसआई यूनिट बनाना हो, चाहे फिर हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना हो, दोनों बनते इसी से हैं। इसकी एसआई यूनिट हमने इसके फॉर्मूले से ही बनाई, वर्क की यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट कूलाम, तो इसकी एसआई यूनिट बन गई जूल पर कूलाम। ऐसे ही इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा। कैसे? देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और हम इस फॉर्मूले से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। वर्क के सामने वर्क की डायमेंशनल लिख दो, लेकिन वर्क की डायमेंशनल आपको आना चाहिए। अगर नहीं आती है, वो एक ही कंडीशन में कि आपने या तो 11th की फिजिक्स पढ़ी नहीं है, या फिर पढ़ी है तो भूल गए हैं, है ना? लेकिन अगर आपने पढ़ी नहीं है, भूल गए हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपको फिर से सिखा देंगे ऑफलाइन क्लास में। और वैसे ये जो अपन ने क्लास स्टार्ट की थी 12th की, उसके स्टार्टिंग में ही हमने आपको ये सब डायमेंशनल सिखाए थे, तो पिछली वीडियो भी आप देख सकते हैं। उसमें हमने आपको वर्क की डायमेंशनल बताई है एम एल स्क्वायर टी पावर -2, ये वर्क की डायमेंशनल होती है। एम एल स्क्वायर टी पावर -2 अपॉन चार्ज की डायमेंशनल क्या होती है, ये तो आपको पता है। चार्ज की डायमेंशनल होती है ए टी, ये तो शायद अपने टेस्ट में भी पूछी थी अभी हमने। चार्ज की डायमेंशनल होती है ए टी। अब क्या हो जाएगा, अब हमें इन डायमेंशनल को सॉल्व करना है दोनों को। कैसे? ए की पावर कुछ नहीं है तो 1 मान लो, और टी की पावर कुछ नहीं तो ये भी 1 मानी जाएंगे। जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर अपन क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पावर -2, ये तो ऊपर लिखा है वैसा की वैसा रहेगा, लेकिन ए टी आपका कहाँ लिखा हुआ है? नीचे।
और इस AT को हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर भेजेंगे। और जब ये AT नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी पावर किसकी हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी। जो अभी पावर हमने 1 1 मानी हुई है, ये पावर ऊपर जाकर के क्या हो जाएंगी, -1 हो जाएंगी। यानी ये ऊपर जाएगा तो A की पावर -1 और T की पावर -1 ऐसे हो जाएंगे। अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। अब हम इन्हें सॉल्व कर लो। ml स्क्वायर T पावर -2 और इनटू में T पावर -1 इस साइड, तो पावर -2 और -1 मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी, तो कितना हो जाएगा, ये पावर -3 हो जाएगा ना। एम एल स्क्वायर T पावर -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और A पावर -1 जैसा लिखा है वैसा की वैसा है, वो तो किसी के साथ ऐड नहीं हो सकता क्योंकि इधर कोई ये नहीं है ना, केवल T वाला ही T वाले के साथ ऐड हो सकता है। तो क्या बना, एम एल स्क्वायर T पावर -2 और -1 क्या हो गया, -3 और ये पावर -1। यानी आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशनल बन करके रेडी हो गई, ml स्क्वायर T पावर -3 A पावर -1। सही बात है। कहाँ से बनी, इसके फॉर्मूले से। लेकिन होता क्या है, हम आप लोगों को आज बताएं, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशनल है, ये 12th क्लास में पूरी फिजिक्स में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली है। अब जितने फॉर्मूले बनेंगे उन सब फॉर्मूलों में हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशनल की जरूरत पड़ेगी। और एक सीधा सा तरीका ये भी होता है कि अगर किसी बच्चे ने 11th में डायमेंशनल फॉर्मूले बनाना नहीं सीखे और वो आलसी है, सीखना भी नहीं चाहता है, और वो चाहता है कि मेरा काम भी हो जाए और मैं सीखूं भी नहीं और मुझे सब फॉर्मूले बनाना भी आ जाए, तो फिर उसका एक ही लास्ट ऑप्शन बचता है कि भले ही वो कोई फॉर्मूला याद ना करे, भले ही वो डायमेंशनल फॉर्मूले बनाना ना सीखे, लेकिन वो इलेक्ट्रिक डायमेंशनल का फॉर्मूला तैयार कर ले, केवल ये वाला इलेक्ट्रिक डायमेंशनल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसका ये डायमेंशनल फॉर्मूला तैयार कर ले, केवल एक ये वाला। इससे आगे फिजिक्स में जितने डायमेंशनल फॉर्मूले आने वाले हैं सब इसी से बनेंगे, और किसी की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। तो इसलिए कभी कभी इसको जबरदस्ती याद करवाने के लिए, क्योंकि बच्चे तो सीखना नहीं चाहते, इसे जबरदस्ती याद करवाने के लिए हम इसे दूसरी फॉर्म में लिख देते हैं। कैसे, देखो, वैसे तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला सही से बन चुका है, हम इसे दूसरी फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, m लिखा हुआ है, m बिना पावर का दिख रहा है, इस पर कोई पावर नहीं है, तो फिर क्या करें, m की पावर कुछ नहीं है तो क्या मान लें, 1 मान लें, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसे 1 माना जाता है। और l स्क्वायर वैसा की वैसा t पावर -3 और a पावर -1, वही बात लिखी हुई है नीचे। आपको पता है जितनी डायमेंशनल होती हैं वो सब MLT की फॉर्म में होती है। किसकी फॉर्म में, MLT की फॉर्म में। और इसलिए कई बार बच्चे इनको डायमेंशनल उनसे नहीं निकलता है शब्द मुंह से, तो वो MLT भी बोल देते, सर मुझे MLT नहीं आता है। तो आप जानते हैं डायमेंशनल है, ये MLT की फॉर्म में है, MLT की फॉर्म में होती है। और ज्यादा से ज्यादा 12th क्लास में एक नया वर्ड इसमें आ जाता है, तो वो ए आ जाता है, ये मतलब एम्पियर, करंट के लिए। अब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशनल याद करना है, ये तो हमने बनाना सिखा दिया आपको फॉर्मूले से, लेकिन अगर आपको याद करना है उसको, कि केवल इसको याद कर ले और सब फॉर्मूले आ जाएं आगे के, तो याद करने का तरीका ये है कि आप सिंपल सा याद रखें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन होती है 12-31। कितनी होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशनल होती है 12-31। कैसे, पहले आपको बताया कि डायमेंशनल MLT की फॉर्म में लिखी जाती है, तो आप सबसे पहले तो क्या लिख लेंगे, MLT लिख लेंगे। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन आपको पता है कि 12-31 होती है, तो लिख दो 12 मतलब कि 1 और 2 पावर लग गई, 12 हो गया, -31 इसका मतलब t की पावर -3, और 1 कहाँ जाएगा, तो इसके लिए अब हमें a लेना पड़ेगा, a की पावर -1। -31 का मतलब है कि 3 भी माइनस का होगा और 1 भी माइनस का होगा, तो t पावर -3 a पावर -1। इस तरह से या तो आप इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं 12-31 से, और या फिर अगर आपको अच्छे से नॉलेज है तो आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना भी सीख सकते हैं, जैसे हमने बताया हुआ है।
जैसा आप लोगों को उचित लगे, लेकिन हम आपको बनाना जरूर सिखाएंगे ऑफलाइन क्लास में, उसकी आप चिंता ना करें, है ना। तो अब आप लोग इसकी डायमेंशनल लिखें, नीचे की लाइन से लिखना, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, dimensional formula of electric potential is dimensional formula of electric potential is, बोर्ड पे लिखा हुआ है, एम एल स्क्वायर p पावर -3 a पावर -1। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एम एल स्क्वायर p पावर -3 a पावर -1। ये तो आपने डायरेक्ट इसकी डायमेंशनल लिख दी, लेकिन आप इसको सीखना चाहते हैं कि कैसे आई और आगे भी आप इसे देख सकें, तो इसके लिए आप इसका फॉर्मूला लिखें, v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और यहाँ से यहाँ तक पूरी डायमेंशनल को आप नोट करें, जिससे आपको बाद में भी पता चल सके कॉपी खोलने पर इसकी डायमेंशनल बनती कैसे है ना। तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी डायमेंशनल अब इसकी नोट करें। मेन डायमेंशनल तो हमने आपको लिखवाई दी वन लाइन में, लेकिन ये बनती कैसी है उसके लिए आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा नोट करें। और हम आप लोगों को बोल रहे हैं गारंटी लेकर के, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट, ये वाली लाइन और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये वाली लाइन, दो लाइन बिल्कुल अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लेना। भले ही आज हमने 1 घंटे में जो कुछ पढ़ाया है सब भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दो लाइन आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठी होना चाहिए। एक तो 1 वोल्ट कितने स्टेट वोल्ट के इक्वल होता है, और वोल्ट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। इन दोनों में से एक ना एक ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, समझ रहे हैं। इन दोनों में से एक ना एक ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। भले ही हमने 1 घंटे में इतना सब कुछ पढ़ाया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसकी एसआई यूनिट, उसकी सीजीएस यूनिट, कंपेरिजन एसआई और सीजीएस यूनिट का, फिर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, सब कुछ पढ़ाया 1 घंटे में। भले ही वो याद रहे ना रहे, पर ये दोनों लाइनें आपको जरूर याद रहे, समझ गए। इसे आप नोट कर लें जल्दी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसके बाद हम एक चीज बात करते हैं, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है खास और जरूरी, जिसका जवाब आप लोगों को देना है। क्वेश्चन ये है कि हमारे घर पर इलेक्ट्रिसिटी आती है, ये तो सब जानते हैं, इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, ये बात भी सब जानते हैं। तो हमारे घर पर जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसमें इलेक्ट्रिक वायर लगे हुए हैं, उस इलेक्ट्रिक वायर के अंदर हमारे घर पर क्या आता है, करंट या फिर वोल्टेज। हकीकत में वो वोल्ट होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, लेकिन हम आप लोगों की भाषा में बोल रहे हैं वोल्टेज। वोल्टेज यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमारे घर पर जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर हैं, उस वायर के अंदर क्या आ रहा है, पहला ऑप्शन करंट, दूसरा ऑप्शन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तीसरा ऑप्शन दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। समझ गए। अब आप लोग इसका जवाब बताएं, क्या आ रहा है इनमें से, कोई बच्चा बता सकता है कि हमारे घर पर जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर है उनमें क्या आ रहा है, करंट या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। जल्दी बताना बेटा। क्या बात है, किसी को कुछ नहीं पता, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। चलो थोड़ी सी हिंट हम कर देते हैं। थोड़ी सी हिंट ये है कि आपने देखा होगा कभी कभी कोई किसी इलेक्ट्रिक वायर को पकड़ ले, उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है और बोलते हैं कि उसे करंट लग गया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं करंट आ रहा है, तो फिर वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा। अगर वोल्टेज आ रहा होता तो बोलते उसे वोल्टेज लग गया, लेकिन बोलते उसे करंट लग गया। लेकिन यही काम अगर आपका जैसे फैन चल रहा है, कूलर चल रहा है, और चलते चलते स्लो चलने लगे, स्पीड कम हो जाए, तो हम कहते हैं वोल्टेज डाउन है इसलिए कम चल रहा है। कभी नहीं कहते कि करंट डाउन है इसलिए कम चल रहा है, क्या कहते हैं, वोल्टेज डाउन है इसलिए कम चल रहा है। इसका मतलब कि हम सोच रहे हैं इसके अंदर वोल्टेज आ रहा है, लेकिन जब किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया तो बदनाम किसको कर दिया, करंट को। अब कैसे डिसाइड करें कि करंट आ रहा है कि वोल्टेज आ रहा है, या फिर दोनों आ रहे हैं।
और दोनों आ रहे हैं तो फिर अलग अलग नाम क्यों लिया जा रहा है? एक जगह करंट को बदनाम किया जा रहा है, एक जगह वोल्टेज को। और क्या इनके लिए क्या डिसाइड होता है कि किस जगह हमें करंट वर्ड का यूज करना है, किस जगह वोल्टेज वर्ड का, या कहाँ पर हम माने कि यहाँ करंट आ रहा है, यहाँ वोल्टेज आ रहा है, ये क्या माने, या फिर दोनों में से कुछ भी नहीं आ रहा है? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन होमवर्क में है। इसका जवाब आप लोग कल तक हमें बताना। कल क्लास अपने टाइम पर ही होगी 5 बजे, आज 10 मिनट लेट थे। कल आप लोग इसका जवाब हमें बताना स्टार्टिंग में कि इसका जवाब क्या है, ठीक? और फिर अपन इसके आगे का पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है। किसी को कुछ क्वेश्चन वगैरह तो नहीं पूछना है बेटा आज से रिलेटेड, या कोई भी डाउट हो तो? ठीक है, बड़े शांत बच्चे हैं, क्या बात है, पूरे 1 घंटे की क्लास में एक शब्द भी नहीं निकालते हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है।